Hi, this is Shumpan and hope all you're doing well. In this video, I'm going to be talking about Satavahan dynasty plus Chedi dynasty, or we can say that Chedi dynasty. In my last video, I've talked about the declining phase of Mauryan Empire. तो हमने उसमें पढ़ा था कि just after death of Ashoka, अशोका द ग्रेट, उसके बाद कुछ इतने एफिशिएंट रूलर्स नहीं आ पाते और जो इतनी बड़ी डायनेस्टी होती जो अशोका ने अपने टाइम में इतनी बड़ी डायनेस्टी जो ईस्ट ईरान और ईस्ट अफगानिस्तान तक थी और यहाँ पे बर्मा तक फैली हुई थी और नीचे साउथ तक काफ़ी दूर तक फैली हुई थी, इवन कलिंगा को उन्होंने एनेक्स करके अपने अंडर मिला लिया था। वो सारी डायनेस्टी धीरे धीरे कम होती रहती है, सिकुड़ जाती है। और उसके बाद जो आखिरी रूलर होता है हमारे मौर्यन डायनेस्टी का, जो कि अशोका के बाद बहुत सारे रूलर्स आते हैं पर इतने एफिशिएंट नहीं होते, जो इतनी पीक पर जितने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अशोका ले गए थे उतने वो नहीं रख पाते हैं और उसको जो बनी बनाई डायनेस्टी होती है उसको भी बिगाड़ कर वो इतनी छोटी में जाके मिला देते हैं कि बाद में उनका खुद का कमांडर जो पुष्यमित्र शुंग होता है वो उस डायनेस्टी को खत्म करके अपनी शुंगा डायनेस्टी ले आता है। शुंगा डायनेस्टी पहली ब्राह्मण डायनेस्टी होती है, जैसे कि मैंने बताया था कि पहले जो हरियंका डायनेस्टी या उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आई थी, जो शुरू की जो मगध एम्पायर की डायनेस्टी देखी गई थी, तो वो थी क्षत्रिय डायनेस्टी। उसके बाद कुछ शूद्र डायनेस्टी आते हैं जो महापद्मनंद मानी जाती है। उसके बाद फिर ये जो चंद्रगुप्त मौर्य स्टार्ट करते हैं, ये भी माना जाता है कि वो भी शूद्र एक औरत के बेटे थे। तो ये सब जो चलता रहता है, उसके बाद जो ब्राह्मण्स होते हैं जो माने जाते थे सिर्फ पढ़ाई वगैरह करते हैं और क्षत्रिय वगैरह जो लड़ाई वगैरह करते हैं वही एम्परर्स या किंग वगैरह बनते हैं, तो उसको उस एक जो माना जाता था ट्रेडिशनल सोचा जाता था उसको खत्म करते हुए सुंगा पुष्यमित्र शुंग एक डायनेस्टी को स्टैब्लिश करते हैं जो कि पहली ब्राह्मण डायनेस्टी होती है। ठीक है, तो हमने सारी कुछ ये बात कर लिया। पुष्यमित्र शुंगा के बाद जो खानवा डायनेस्टी आती है वो भी ब्राह्मण डायनेस्टी होती है। उसके बाद हमने उसी वीडियो में बात की थी कि जब ये सारा कुछ चल रहा होता है तो धीरे धीरे जब इनकी डायनेस्टी जो अशोका के टाइम में होती है, तो उनके बाद जो उनके जो रूलर होते हैं, जो डिक्लाइनिंग फेज स्टार्ट हो जाता है मौर्यन एम्पायर का, वो धीरे धीरे जब सिमट रहा होता है तो बाकी जगह के जो अलग अलग स्टेट होते हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और वो इंडिपेंडेंट इतना हो जाते हैं कि धीरे धीरे वो भी अलग अलग डायनेस्टी अलग अलग एरिया को एनेक्स करके अपने डायनेस्टी को विस्तार कर रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं। और एक ऐसा टाइम आता है कि वो मगध का नामो निशान खत्म कर देंगे, क्योंकि मगध एम्पायर हमने देखा था, राइज देखा था, और जो पाटलिपुत्र और जो एरिया थे वहाँ के जो अलग अलग टाइप के कैपिटल रहते हैं उनको भी ये अपने अंडर मिला लेते हैं। तो इसी के बारे में हम सतवाहन डायनेस्टी पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा पर लेकिन मैं सारी डिटेल्स कवर कर दूंगा। तो बात करते हैं सतवाहन डायनेस्टी के बारे में। सतवाहन डायनेस्टी क्या होता है, ये नीचे साउथ से आता है। सतवाहन डायनेस्टी बिलीव टू हैव स्टार्ट अराउंड द 3rd सेंचुरी, तो ये माना जाता है 3rd सेंचुरी 235 BC में स्टार्ट हुई है और 2nd सेंचुरी AD तक ये लास्ट करती है। तो अलग एक्सपर्ट अलग अलग मान रहे होते हैं, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। मेन जो इन्होंने चीज़ें की थी उसके बारे में देखते हैं। दे आर रेफर्ड एज ए आंध्रास इन दी पुराण। अब इनको आंध्रास के नाम से पुराण में मेंशन किया गया, क्यों? अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। एक रीजन ये है कि आंध्र प्रदेश वाली साइड आज के टाइम में आते हैं तो उनको आंध्रास कहा गया, तो यहाँ से जो नीचे साउथ से आते हैं उनको आंध्रास माना जाता है, तो पुराण में उनको आंध्रास कहा गया। थर्ड देखते हैं, द सतवाहन किंग चीफली कंप्राइज्ड ऑफ मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश। तो जो सतवाहन किंगडम जहाँ से उभर के आया था उस टाइम, वो आज के टाइम क्या है, वो आज के जगह मॉडर्न डे इंडिया की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश का एरिया, तेलंगाना का एरिया, महाराष्ट्र का, कुछ कर्नाटका का साइड, गुजरात और मध्य प्रदेश का एरिया। आज के टाइम आज के टाइम अगर आप यहाँ पे मैप में देखिए तो ये सारा एरिया साउथ का है और कुछ सेंट्रल इंडिया का है, मध्य प्रदेश वगैरह, और कुछ वेस्ट का हमारे गुजरात का हो जाता है। देयर कैपिटल, अगला देखते हैं, देयर कैपिटल्स सिटीज वरीड एट डिफरेंट टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे इनकी जो कैपिटल्स थी ये बार बार चेंज हुई। अब जैसे कि आपने मगध में देखा तो वो एक कैपिटल अपने रख लेते थे, कुछ टाइम तक चलाते थे, फिर काफी टाइम में चेंज होती थी, राजगिरी चेंज हुई, पाटलिपुत्र चेंज हुई। तो इनकी जो कैपिटल थी बार बार चेंज होते थे, कभी किसी रूलर ने कोई और रख दी, कभी ये होगी कभी वो होगी, कि वहीं से वो मतलब सारा कुछ देख रहे हैं, वहीं से वो सारे अपने डायनेस्टी वगैरह को रूल कर रहे हैं, उस एरिया से पड़ेगा तो वो कैपिटल बना दी। तो इसी तरह कैपिटल बनी, पर लेकिन जो इनकी प्रतिष्ठान जो पहचान है ये महाराष्ट्र की थी और अमरावती कहाँ की है, आज के टाइम आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो अब मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पे नीचे। तो उसके बाद अगला देखते हैं, सिमुक फाउंड द डायनेस्टी। तो सिमुक जो किंग सिमुक होते हैं वो उस डायनेस्टी को फाउंड करते हैं। कौन सी डायनेस्टी? सतवाहन डायनेस्टी। तो पहले किंग कौन से होंगे? सिमुक। They were first native Indian rulers to issue their own coins with the portraits of the rulers। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पहले नेटिव इंडियंस, अब समझिए यहाँ पे, ये नेटिव इंडियंस है, ये कॉइन तो इशू कर रहे हैं पर देयर ओन कॉइन्स, खुद के अपने सिक्के इशू कर रहे हैं जिसमें पोर्ट्रेट्स किसके होते हैं, कि खुद के रूलर की, कि हाँ कभी ये किंग आया इसने अपने सिक्कों पे लिख दिया, वो मतलब सिक्कों पे अपनी आकृति, अपनी वो छवि छाप ली जो होती है। तो ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके चलता रहा। उसके बाद आगे क्या कह रहा है ये, तो ये माना जाता है कि उसके बाद दे प्रैक्टिस
This practice was started by the Gautamiputra Satakani who derived the practice from the western satraps after defeating them. तो ये माना जाता है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी जो थे, गौतमीपुत्र सतकर्णी एक बहुत बहुत मतलब एफिशिएंट रूलर आएंगे सतवाहन डायनेस्टी में। मेरे ख्याल से अराउंड वो 6th या 7th रूलर होते हैं, इस किंग होते हैं इस डायनेस्टी का, इन डायनेस्टी के। और वो ये प्रैक्टिस लेके आते हैं। ये प्रैक्टिस उन्होंने कहाँ से सीखी होती है? वेस्टर्न सत्राप्स। वेस्टर्न सत्राप्स एक जगह है जहाँ को इनको मेरे ख्याल से नायकास नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, नायकास नानकास कहा जाता है उनको। तो ये लेके आए थे और वो ये कॉइन का सिस्टम इंडिया में लेके आए थे। पहले नेटिव इंडियंस थे, ठीक है। और वैसे माना जाता है जो ये लेके आए थे सिस्टम, ये इंडो ग्रीक लेके आए थे कॉइन का सिस्टम इंडिया में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द कॉइन लेजेंड वर इन प्राकृत लैंग्वेज। जो कॉइन लेजेंड था, जो कॉइन पे जो लिखा होता है वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा होता है। और सम रिवर्स कॉइन लेजेंड्स आर इन तेलुगु। और जब अगर रिवर्स को पलट के देखे तो माना जाता है किसी में तेलुगु है, तमिल है या कन्नड़ा है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, ये जो ये डायनेस्टी थी ये बहुत एक बड़ी डायनेस्टी थी। उस टाइम तो धीरे धीरे उभर के आ रही थी, फिर अलग अलग रूलर्स इसको पीक पे लेके जाते हैं, बहुत जगह एनेक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब एरिया देखें तो आज के टाइम का आपका तमिलनाडु भी है, कर्नाटका भी है, उसके बाद आंध्र प्रदेश भी है, गुजरात वगैरह भी है, मध्य प्रदेश भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें इसलिए कहा है कि क्वाइंस के अंदर तेलुगु भी लिखी थी। तेलुगु कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में आज के टाइम में, ठीक है। उसके बाद तमिल कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? आपके कर्नाटका साइड में, ठीक है। तो ये भी अलग ना, आंध्र प्रदेश से कौन अलग हुआ है? तेलंगाना। और तेलंगाना की कैपिटल कौन सी है? हैदराबाद। थोड़ी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और यहाँ पे अमरावती किसकी है? आंध्र प्रदेश की। तमिलनाडु की चेन्नई, कर्नाटका की बेंगलुरु। दे पेट्रोनाइज, अगला देख रहे हैं, द पेट्रोनाइज प्राकृत मोर देन संस्कृत। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्राकृत को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। किससे ज्यादा? संस्कृत। अब समझिए, मैंने आपको बताया कि जो अशोका के बाद मतलब ये चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई थी, इसके बाद जो अगली डायनेस्टी सुंगी, ये भी ब्राह्मण थी। उसके बाद खानवा डायनेस्टी जो अगली आई थी, पिछली वीडियो में मैंने कवर कर रखा है, वो भी ब्राह्मण डायनेस्टी। और ये जो सतवाहन डायनेस्टी ये भी ब्राह्मण डायनेस्टी है। अब यहाँ पे समझिए, ब्राह्मण डायनेस्टी उनका मेन फोकस या वो मेन एम्फोसिस किस पे होता है? संस्कृत पे। पर ये कह रहे हैं कि दे पेट्रोस है प्राकृत मोर देन संस्कृत। संस्कृत को छोड़ते हुए ये प्राकृत को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो यहाँ से पता लगता है कि दोनों चीजों को इंपॉर्टेंस बराबर की दे रहे हैं। ओके, अगला देखते हैं। दे सपोर्टेड बोथ बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म ऑल्दो दे वर हिंदू एंड क्लेम ब्राह्मिकल स्टेटस। अब ये कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये ऐसी डायनेस्टी थी जो बुद्धिज्म को भी पूरी सपोर्ट करती थी, ब्राह्मणिज्म को पूरी सपोर्ट करती थी, और इवन कि ये खुद एक ऐसी सोसाइटी या खुद एक ब्राह्मिकल स्टेटस रखते थे। खुद ये खुद ब्राह्मण्स थे, पर तब भी ये बुद्धिज्म और ब्राह्मण्स को इक्वल वो देते थे इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये भी चीजें हमें समझिए। उसके बाद अगला क्या है? They successfully defend their territory against foreign invader and had many ongoing battle with the Sakas. अब आपको मैंने जैसे कि यहाँ पे बताया था वेस्टर्न स्टार में साकास में, वो मैं इसमें बता रहा था कि जैसे ही अलग अलग, जैसे अशोका का टाइम खत्म हुआ, अशोका के तो हर जगह पे वो थी। अशोका द ग्रेट, इतना अशोका के बारे में इसलिए ही पढ़ा जाता है। और ये बहुत एसएससी रेलवे का तो बहुत फेवरेट है अशोका। क्यों? क्योंकि उसने बहुत कुछ किया था। अशोका के टाइम सब कुछ यूनाइट होकर रखा था। अशोका का इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी जब वो अपने कलिंगा वॉर से पहले, क्योंकि उसके बाद वो धर्म ही अपना लेता, फिर धर्म से अपना वो तो बहुत वो शांत हो जाता है। अशोका के सामने के टाइम में कोई भी एक रिवॉल्ट नहीं हो रहा था अलग स्टेट में, अलग उसके जो उसने एनेक्स किए थे। तो अब जैसे ही वो हटता है, धीरे धीरे वो श्रिंक होता है उनकी डायनेस्टी, तो अलग अलग जगह पर रिवॉल्ट होने लग जाते हैं। कोई इससे लड़ रहा है, कोई इससे लड़ रहा है। किसके लिए? लैंड के लिए, क्योंकि लैंड से ही सब कुछ होना था। एग्रीकल्चर भी है इस पे, इसी से सब कुछ हुआ है। तो इतना डीप नहीं जाते हुए, तो अलग अलग जगह पे ये होने लगता है। तो फॉरेन इन्वेडर भी होते हैं बहुत सारे। साकास का इन्वेडर होता है, वेस्टर्न स्ट्रैप जो आज गुजरात महाराष्ट्र उस वाले एरिया से बहुत बंदे रिवॉल्ट कर देते हैं। तो अलग अलग इस डायनेस्टी के बहुत एफिशिएंट रूलर आएंगे, वो इसको रोकेंगे। उसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए आइए। पहली जो इसका रूलर आया था, हमने बताया था सिमुक नाम का होता है, जो फाउंडर होता है। इसको जल्दी इसको खत्म कर देते हैं। फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर। अब इसका ब्रदर जो आता है कृष्णा काना, वो क्या करता है? अपने भाई को ही मार देता है, अपने भाई को बिहेड कर देता है, गला उड़ा देता है और खुद जाके किंग बन जाता है, ठीक है, इसका भाई। फिर इसके बाद एक इसके बारे में क्या ही आइडेंटिफाई द काना राजा, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके अलग अलग नाम आप देख सकते हैं। मेंशन इन द नासिक केव, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है नासिक केव में। नासिक कहाँ की जगह? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के आपको बताइए नीचे के लोग थे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात वाले साइड के। तो यहीं पे नासिक केव में इनके बारे में अलग अलग जगह बता रखा है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि किस पर्टिकुलर, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, किस पर्टिकुलर किंग के बारे में आपको यहाँ पे मिलता है, नासिक में मिलता है, या इस वाले गेव में मिलता है, या उस वाले गेव में मिलता है, या आपके हाथी गुम्फा
गुफा इनक्रेव में पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि बाकी मान के चलिए बाकी तो ऊपर के किंग है मगध वगैरह के, तो इनका नाम तो नहीं है, एक आपको किंग मिल जाएगा कहाँ का, साउथ का, तो कहेंगे हाँ यही है, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बना लेते हैं। अब उसके बाद ये जो आपका किंग आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता था वो था थर्ड किंग सतकर्णी वन। इसका नाम है सतकर्णी वन, पर यह तीसरा किंग है सातवाहन डायनेस्टी का। सातवाहन डायनेस्टी का तीसरा किंग है, उसका सतकर्णी वन वाज द फर्स्ट सातवाहन किंग टू एक्सपैंड हिज एम्पायर बाय द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। अब ये पहला किंग होगा सातवाहन डायनेस्टी का, ऐसे तो थर्ड किंग है पर पहला किंग कौन सा जो अपनी एम्पायर को बढ़ाएगा, कैसे, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करके। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट दूसरों को मारा, उड़ा दिया और वहां पे कब्जा कर लिया, किससे, अपनी मिलिट्री से, अपनी आर्मी से। अगला देखते हैं, ही कॉन्क्वेस्ट कलिंगा आफ्टर डेथ ऑफ खारवेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली वीडियो में मैं आपको ये वर्ड बताता रह गया, खारवेला 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 किंग, बहुत बड़ा किंग है, कहाँ का, कलिंगा का। कलिंगा क्योंकि अब समझिए कलिंगा बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। कलिंगा में चंद्रगुप्त मौर्य पहला कब्जा नहीं कर पाया था, मतलब उसने उस टाइम में वो आजाद था। उसके बाद अशोका आता है, वो कलिंगा को कब्जा कर लेता है, पर उसके साथ ये होता है कि उसको बहुत लड़ाई हो जाती है, तो उसको वो अपना वो धर्म चेंज कर लेता है, बुद्धिज्म में कन्वर्ट होता है। तो खारवेला जैसे द्वारा अशोका का एम्पायर खत्म होता है, डिक्लाइनिंग फेज पे मौर्य जाता है, खारवेला कह रहा हूँ, खारवेला किंग जो होता है उनका बहुत इंपॉर्टेंट किंग होता है, और कलिंगा द्वारा इंडिपेंडेंट हो जाता है, इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता है। और खारवेला बहुत तगड़ा किंग होता है, कहाँ का, कलिंगा एम्पायर का, याद रखना, ये हमारे क्षेत्रीय डायनेस्टी में आएगा। तो ये बहुत बड़ा किंग होता है। अब ये क्या करता है, जैसे अशोका गया उसके बाद ना, अशोका के टाइम में क्या होता है कि यहाँ से एक, मतलब ये जब ये इसको हरा के, कलिंगा को हरा के, यहाँ से एक मूर्ति ले जाते हैं जैनिज्म की, जैन की मूर्ति ले जाते हैं इस वाले कलिंगा एम्पायर से। तो यह क्या करता है, खारवेला जाके अपनी मूर्ति को वापस लेके आता है और अब यहाँ पे आके स्टैब्लिश कर देता है दोबारा उसको, मूर्ति को। जैन की मूर्ति होती है, जैन शेतल करके मूर्ति होती है, मेरा नाम एक्जैक्टली पता नहीं तो मैं बोलूंगा नहीं यहाँ पे, तो आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। तो ये मूर्ति होती है, वापस ले आता है और यहाँ पे अपनी द्वारा एक तरह से वो सम्मान वापस ले आता है। तो ये खारवेला किंग के मरने के बाद क्या होता है, खारवेला किंग बहुत होता है, इसके जीते जी तो ये इतना नहीं कॉन्क्वेस्ट कर पाते, पर खारवेला किंग जैसे मरता है तो ये कलिंगा पे द्वारा कॉन्क्वेस्ट कर लेते हैं। कौन, सतकर्णी के टाइम में कलिंगा को द्वारा इंडिपेंडेंस से मतलब अपने अंडर कर लेते हैं। उसके बाद आगे देखिए, ही ऑल्सो पुश्ड बैक द सुंगास इन द पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र जो आपकी जगह थी, जो मगध के टाइम काफी आपने नाम सुना था, तो वहां पे जो सुंगास जो द्वारा आ रहे होते हैं उनको पुश बैक करके, मार के द्वारा अपने एरिया पाटलिपुत्र में द्वारा ढकेल देता है। ही ऑल्सो रूल्ड ओवर मध्य प्रदेश। तो मैंने आपको बताया कि ये सेंट्रल इंडिया में भी आ जाता है, नीचे साउथ इंडिया से आते आते इतनी बड़ी एम्पायर को फैला लेते हैं कि सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश में भी आ जाते हैं। मध्य प्रदेश आपको पता चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपके नेशनल पार्क भी बड़े इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपके ये विंध्या सतपुरा रेंज भी आती है। चलिए डीप में नहीं जाते हुए, आफ्टर एनेक्सिंग द गोदावरी वैली, आपको पता है गोदावरी जो आपकी नदी है, ठीक है, जो, तो यहाँ पे इसके आसपास के एरिया जो वैली है, जो यहाँ के एरिया को जब ये एग्नेस करता है सतकर्णी वन, तो इसको एक टाइटल मिलता है, लॉर्ड ऑफ दक्षिणी पथा। तो ये इसको एक टाइटल मिलता है लॉर्ड ऑफ दक्षिणी पथा। उसके आगे देखते हैं, हिज क्वीन। अब यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अब यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा, हिज क्वीन वॉज नयनिका हु रोट द नैनेघाट इंस्क्रिप्शन विच डिस्क्राइब द किंग एज दक्षिणी पठापति। अब देखिए यहाँ पे एक इसने कह दिया कि नैनिका किंग। अभी क्वीन के बारे में क्यों पढ़ा, इतने सारे किंग्स हैं, किंग की क्वीन के बारे में तो हम पढ़ा नहीं, इसके बारे में कैसे पढ़ा है? तो ये कुछ नहीं है, ये एक नैने घाट करके जगह है, यहाँ पे केव्स वगैरह में ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इसके बारे में मेंशन है, इनकी पत्नी के बारे में और इनके बारे में कि इनको दक्षिण पथापति कहा गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए कोई क्वेश्चन बन जाता है कि इस कहाँ पे नयनिका के बारे में मेंशन है या वो किसकी पत्नी थी, तो वो सतकर्णी वन की पत्नी थी, और ये नैनी घाट करके ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ये मेरे ख्याल से आज के टाइम में लोनावला महाराष्ट्र की जगह, वहाँ पे मुंबई की जगह के आसपास है, वहाँ पे ये जगह है, वहाँ पे ये इनके बारे में है। ठीक है, जल्दी से पढ़ते हैं आगे। उसके बाद ही परफॉर्म्ड अश्वमेध एंड रिडेव। तो यही है कि देखिए ये खुद ब्राह्मण था, तो ये अश्वमेध यज्ञ उस टाइम बड़ा प्रोमिनेंट था। उसमें क्या होता था कि किंग अपना एक घोड़ा छोड़ देता था और जिस एरिया पे जाएगा उसको वो किंग के अंडर आ जाएगी वो एरिया, और जिसको आपत्ति है, जिसको कि है कि मेरे एरिया में क्यों आया, मैं तो नहीं दूंगा किंग को, वो घोड़े को पकड़ ले और बताए मेरे कि राजा को कहे कि हाँ भाई मैं से लड़ाई कर। तो यहाँ पे ये चीज़ अब समझिए कि किंग इतना पावरफुल हो गया था कि अपना घोड़ा छोड़ रहा था कि जिसको जो भी रोकेगा मैं उससे लड़ाई करूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपको पता होगा, इसको वेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो उसके बाद फिर सतकर्णी वन होता है। सतकर्णी वन के बाद उनका आगे सक्सेसर कौन आता है, सतकर्णी टू, जैसे कि आप यहाँ पे सिक्के भी देख सकते हैं। ठीक है, सतकर्णी टू होता था ये एम्परर वगैरह के। तो उसके बाद सतकर्णी टू के बारे में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्होंने बस थोड़ी बहुत लड़ाई है कि मालवा रीजन, यशपारा रीजन में आप देख सकते हैं, लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। उसके बाद बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत हो जाती है कि इनके बारे में जो इन्होंने लड़ाई की थी कलिंगा, मतलब आके जो कलिंगा वॉर वगैरह हुई थी, जो कलिंगा वगैरह से लड़ाई हुई थी या उस एरिया से लड़ाई हुई, तो उसके बारे में हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन में है। हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन कुछ नहीं है, ये बस एक
केव है जो कि आपके कहाँ पे, भुवनेश्वर के आसपास। मैं यहाँ पे गया हुआ हूँ, बहुत अच्छे केव्स हैं यहाँ पे, बस इसमें इंस्क्रिप्ट क्या रखे हैं इनके बारे में लिखी हुई है लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये जैनिज्म को ये डिवोटी है, ठीक है। तो उसके बाद आगे बहुत सारे रूलर आते हैं, लंबोदरा करके एक आते हैं, पता नहीं अपिलिका करके एक आते हैं। उसके बाद एक और किंग आते हैं हाला करके। अब हाला ने भी कुछ इंपॉर्टेंट कुछ नहीं किया, बस इसने, हाला ने क्या किया, हाला ने प्राकृत लैंग्वेज में क्या किया था, उन्होंने एक मतलब एक पोएम्स के बहुत सारे पोएम्स लिखी थी। तो उसके कलेक्शन को जब हमने मतलब कंपाइल किया तो उसको क्या कहा गया, घाटा सप्तास्थी, ठीक है। घाटा सप्तास्थी या घा सतासी ऐसे अजीब सा नाम है। तो इसका ये आप रख सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि भाई कौन सा ऐसा किंग था जिसने मतलब पोएम्स लिखी, तो ये है वो किंग हाला है, या उसका नाम क्या है, तो वो घाटा सप्तास्ती करके ये है इसका नाम, ठीक है। तो ये हो सकता है। अब ये किंग लगा लीजिए, ये मतलब लव पे वो लिख रहा है, स्टोरियां लिख रहा है, पोएम्स लिख रहा है, तो क्या लड़ाइयाँ करेगा, तो इसके में कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे याद रखिए कि ये जो किंग वगैरह बहुत सारे किंग थे इस डायनेस्टी में, तो ऐसे ऐसे किंग आए, तो ये एक डिक्लाइनिंग फेज में जाता जा रहा था, ये वाली डायनेस्टी डिक्लाइनिंग फेज में जा रहा था। सतकर्णी वन ने बहुत इसको उभारा, फिर ये डिक्लाइनिंग फेज, उसके बाद सतकर्णी वगैरह को इतना अच्छा सक्सेसर नहीं है, सतकर्णी 2 के बाद भी फिर धीरे धीरे डिक्लाइनिंग फेज में जा बहुत सारे किंग आते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये ना एनेक्स कर पाता है और ना ये आगे जा पा रहे होते, एक जगह पे ये खड़े होते हैं कि तो उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत एफिशिएंट रूलर आता है जिसका नाम क्या होता है, गौतमी पुत्रा सतकर्णी, ठीक है। गौतमी पुत्र सतकर्णी, अब नाम से यहाँ पे देख रहे होंगे गौतमी पुत्रा, तो इनके नाम से ये पता लग रहा है कि ये अपनी माँ का नाम पहले यूज करते थे। गौतमी पुत्र मतलब कि यहाँ पे दिया भी हुआ है, हिज मदर वॉज गौतमी बालेश्वरी, हैंस हिज नेम वॉज गौतमी पुत्र, सन ऑफ गौतमी, गौतमी का बेटा। तो ये होता है, तो ये माना जाता है। देखिए यहाँ पे दो चीज समझिए, पेट्रिकल सोसाइटी, मेट्रिकल सोसाइटी। पेट्रिकल सोसाइटी में पुरुष प्रधान समाज, जहाँ पे पुरुषों को ज्यादा इज्जत दिया, तो मेट्रिकल सोसाइटी जहाँ पे मादा मतलब एक औरत को ज्यादा इज्जत दिया, फीमेल को ज्यादा इज्जत दी जाती है। तो यहाँ पे अपने किंग अपनी मदर का नाम लगा रहा था, तो समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी इज्जत की बात है, तो ये माँ को देते थे। आगे इसके बेटा भी आता है वशिष्ठी पुत्रा, वो भी अपनी माँ का नाम लगाता है, वशिष्ठी उसकी माँ का नाम होता है। तो ये देखते हैं, ठीक है। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट क्यों था, ही इज कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, हमने मान लिया। उसके ही डिफीटेड ग्रीक। अब देखिए उस टाइम फॉरेन इन्वेडर बहुत हो रहे थे, ठीक है। अशोका खत्म, फॉरेन इन्वेडर आने लगे चालुक्य निकेटर के साथ। तो पहले जब बात हुई थी अशोका मतलब वो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे की शादी हुई थी हेलेना, उसके बाद 500 हाथी लेके वापस चला गया था। उसके बाद जैसे ही वो उनकी डायनेस्टी करते दोबारा ग्रीक वगैरह आने लगे, यहाँ पे इन्वेड करने लगे और सोचा था कि इंडिया को अपने कब्जे में कर लेंगे। तो क्या हुआ, इस बंदे ने जो ये किंग था गौतमीपुत्र सतकर्णी ने ग्रीक्स को, पालवास जो इंडर पार्थियन थे और साकास, इन सबको खदेड़ दिया, इन सबको हरा दिया। तो लगा लिया कितना बड़ा किंग होगा ये, इतनी बड़ी सारी जो इतनी बड़ी बड़ी डायनेस्टी, और ये पीक पे थे अपनी डायनेस्टी, इतने हमले कर रहे थे, उनको हरा देता और भगा देता यहाँ से। हिज किंगडम रैन फ्रॉम कृष्णा। अभी देखिए इनका किंगडम कहाँ से कहाँ तक होता है, कृष्णा इन दी साउथ, कृष्णा नदी जो साउथ में वहाँ पे, टू मालवा, कृष्णा नदी साउथ से लेके मालवा तक। सौराष्ट्र इन द नॉर्थ एंड फ्रॉम बेरार इन द ईस्ट। सौराष्ट्र जो गुजरात का एरिया है वो नॉर्थ तक, एंड फ्रॉम बेरार इन द ईस्ट, बेरार ये अपने मध्य प्रदेश का एरिया, और कोंकण इन द वेस्ट, कोंकण कहाँ का, जो गोवा का एरिया, ठीक है। तो यहाँ तक इसका इतने दूर तक एरिया इसका था। ही डिफीटेड नहापना। अब नहापना जो था ये साकास का, ये वेस्टर्न स्टाफ, ये सात्राप, वेस्टर्न सात्राप को दिखा देता हूँ, ये वाला एरिया इसका बहुत बड़ा एक बहुत एफिशिएंट रूलर था, तो उसको भी ये डिफीट कर देता और बहुत उसके बाद उसकी बहुत वाहवाही हो जाती है। ही ऑल्सो कॉल्ड हम एका ब्राह्मणा। अब तुमने आपको उसने एका ब्राह्मणा के टाइटल भी दिया, अपने आपको ये बहुत सारे टाइटल देते थे। अब ये जो इसने टाइटल दिया था ये गौतमीपुत्र सतकर्णी, तो ये नासिक एक प्रस्थी है, ठीक है। नासिक प्रस्थी का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी आपको वर्ड दिख जाए, प्राहस्ती, प्रास्ती या प्रहस्ती, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि किसी भी एक बंदे या एक किंग की प्रशंसा करना, उसके बारे में अच्छा अच्छा लिखना। तो इसके बारे में बहुत अच्छा अच्छा किसमें लिखा है, नासिक के केव्स में, ठीक है, वहाँ पे ये है। तो ये नासिक का केव्स है, यहाँ पे लिखे हुए हैं इसके बारे में बहुत अच्छा अच्छा कि ये ऐसा था वैसा था। वहीं पे इसके टाइटल टूटल के बारे में लिखा हुआ है, ये उसने फाइट लड़ी थी, तो इनके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बारे में आपको बताया था हिज मदर गौतम, तो इसकी मदर थी, तो मदर से ये नाम लिया, तब इसका गौतमी पुत्र हुआ। ही वॉज सक्सेसिव बाय हिज सन वशिष्ठी पुत्र श्री पुलमावी और पुलमावी टू। तो इसके बेटा इसको सक्सीड कर लेता है, सर पुलमावी, वो जो भी इसका नाम है वशिष्ठी पुत्र श्री पुलमावी, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं, बाकी ये कोई हराया था, ये आपने बता दें नासिक वगैरह, ठीक है। तो ये सब देख सकते हैं पॉज करके, कोई ज़्यादा बड़ी वाली चीज़ नहीं, ठीक है। तो उसके बाद कोई इतने एफिशिएंट रूलर नहीं आते हैं, बस फिर उसके बाद ये अलग टुकड़ों में होगा। तो थोड़ी बहुत इनकी चीज़ें देख लेते हैं। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर वॉज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग द रूल ऑफ सातवाहन किंग्स। तो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर ही एक बहुत बड़े बैकबोन था जो इनकी पूरी इकोनॉमी को सपोर्ट करता था, ठीक है, चीज़ें को होती है। दे ऑल्सो रिलाइड ऑन द ट्रेड एंड प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कमोडिटी विद इन द आउटसाइड मीडिया। अब ये क्या करते थे, बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करते थे। एग्रीकल्चर आपका अच्छा हो रहा है, उससे बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, आप उससे बहुत सारी चीज़ों को
प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी ट्रेड कर रहे हैं, दूसरे व्यापार कर रहे हैं। और देखिए एक चीज़ भी समझिए, ये मैंने आपको जैसे कि वो बताया था कि साउथ के एरिया से ही आते हैं। और साउथ के एरिया में पहले क्या होता था, पहले शिप्स वगैरह से काफ़ी चीज़ें आउटसाइड ऑफ इंडिया जाता था, जिसको हम आज के टाइम में एक्सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो आउटसाइड ऑफ इंडिया ये ऐसे एरिया को ओन कर रहे हैं कि हर तरफ तो इनके वही हैं पोर्ट्स हैं। यहाँ पे कांडला पोर्ट हो गया गुजरात वाली साइड में, आंध्रा में इधर वाली साइड में जाए तो वाइजैक पोर्ट हो गया, नीचे भी आपके कर्नाटक गोवा वाली साइड में पोर्ट हो गया। तो यहाँ से महाराष्ट्र वाले एरिया से पोर्ट वगैरह से ये अपनी चीज़ों को बाहर भेज सकते थे। तो इनके पास बहुत फ्लरिश हुआ इनका बिजनेस, और इनका ट्रेड वगैरह आउटसाइड इनकी कमोडिटी आउटसाइड ऑफ इंडिया भी गई, तो बहुत पैसा है इनके पास। आगे देखते हैं रिलीजियस व्यू क्या रहा। तो सतवाहना बिलोंग टू द हिंदू रिलीजन एंड ब्राह्मिकल कास्ट। आपको ने बताया कि ये तीनों जो सुंगा, कानवा और ये सतवाहन डायनेस्टी थे, सारे ब्राह्मण्स होती हैं। ठीक है, पर उसके बाद आगे क्या कह रहा है, ब्राह्मिकल कास्ट है। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज देयर जेनरोसिटी टुवर्ड द अदर कास्ट एंड रिलीजियस विच इज एविडेंट फ्रॉम द डोनेशन मेड बाय देम टुवर्ड द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब इसमें क्या कह रहा हूँ मैं आपको ये बताऊंगा, दोनों उसको इज्जत दी, ब्राह्मण्स को भी और बुद्धिज्म को भी। ये क्या करते हैं, ये बुद्धिस्ट के लिए बहुत चीजें करते हैं इन्होंने। बुद्धिस्ट के लिए यहाँ पे ये कार्ला केस में आपको बताता हूँ। देखिए पहले थोड़ी चीज समझिए, बुद्धिज्म में दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक होते हैं चैत्यास और एक होती है विहारास। ठीक है, जो बुद्धिस्ट होंगे वो तो जानते होंगे। बुद्धिस्ट में जब आप ये चैत्यास वो जगह होती है जो प्रेयर हॉल, एक ऐसी जगह जहाँ पे ये बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर प्रे कर सकते हैं। हॉल को क्या कहा जाता है, चैत्यास। ठीक है, और विहारा से आप समझते होंगे, विहारा मतलब होता है ऐसी जगह, ऐसी प्लेस जहाँ पे मॉन्ग या साधु, जो बुद्धिस्ट साधु जो आपने देखोगे लाल कपड़े में अपने हेड को शेव करके रखते हैं, तो वो यहाँ पे ठहरते हैं। ठीक है, तो ये सारी इन्होंने बहुत सारी बनवाई थी इनके लिए मोनेस्ट्रीज वगैरह। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इन्होंने कार्ली करके एक जगह से है, कार्ली केव्स वगैरह बनाई थी, ये इन्होंने महाराष्ट्र में नासिक वाली साइड में बनाई है। तो ये एक जगह है लोनावला वगैरह महाराष्ट्र वगैरह जगह, वहाँ पे इन्होंने बनाई है। ठीक है, तो ये कार्ली केव्स होती थी, ये यहाँ पे आके ये लोग मतलब जो बुद्धिस्ट लोग होते थे ये प्रे कर सकते हैं। तो ये इन्होंने बनाया था, क्योंकि पूछ लिया था कार्ली केव्स किस डायनेस्टी ने बनाई है, तो सतवाहन डायनेस्टी ने बनाई है। ठीक है, तो इन्होंने, अब ये भी माना जाता था कि ये जो सतवाहन डायनेस्टी है ये काफ़ी डोनेशन करती है। अब ये इतनी डोनेशन करती थी कि ये ब्राह्मण्स को भी डोनेट करती थी, बुद्धिस्ट को, ब्राह्मण्स को क्योंकि इतनी डोनेट कर देती थी, लैंड ही डोनेट कर देती थी। तो ये माना जाता था कि काफ़ी जगह पे ये प्रमाण मिला कि इन्होंने लोगों को इतना लैंड या ब्राह्मण्स को इतना लैंड डोनेट कर दिया कि वहाँ उन्होंने अपने छोटा सा इंपायर स्टैब्लिश कर लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या, मैनी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, तो बहुत सारी इन्होंने सतवाहन डायनेस्टी ने बुद्धिस्ट के मॉन्क्स भी, वो मॉन्क्स कह रहा हूँ, मोनेस्ट्रीज वगैरह भी बनाए। मोनेस्ट्री वगैरह वो जिनके मठ होते हैं। तो लैंग्वेज यूज ड्यूरिंग द पीरियड वॉज प्राकृत। तो इनके बारे, इनकी जो लैंग्वेज यूज करते हैं प्राकृत लैंग्वेज यूज करते थे, इन विच मॉडर्न वर्जन ऑफ इंडियन आर्यन लैंग्वेज। ठीक है, जो कि आज के टाइम का मॉडर्न आर्यन वर्जन है इंडियन लैंग्वेज का। उसके बाद क्या, पॉलिटिकल इंस्क्रिप्शन ऑल्सो थ्रूज अ लाइट ऑन द रेयर यूज ऑफ संस्कृत लिटरेचर। तो ये बहुत ही इन्होंने कम यूज किया। अब ये प्रकाश डालता है कि इन्होंने बहुत कम यूज किया किसका, संस्कृत लिटरेचर का, संस्कृत लैंग्वेज का। डिक्लाइन ऑफ द सतवाहन, तो जैसे आपको बताया इसके बाद कोई ऐसा किंग नहीं आता जो इतना इंपैक्ट डाले। उसके बाद पुलामावी फोर्थ जो होता है वो उनका कंसीडर किया जाता है कि ये इनका लास्ट किंग रहा था सतवाहन लैंड का। उसके बाद 2025 एडी में, याद रखना ये एडी की बात हो रही है। ठीक है, एडी में आते आते क्या होता है, इनकी जो डायनेस्टी होती है वो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाती है और 5 स्मॉलर किंगडम्स में बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके बारे में, और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद अगली डायनेस्टी कौन होती है, छेदी डायनेस्टी। छेदी डायनेस्टी बहुत एक छोटी जगह से, कलिंगा वाली जगह से आते हैं छेदी डायनेस्टी। ठीक है, तो ये आपकी मर्ज इन कलिंगा, कलिंगा में ये छोटी सी होती है। उसके बाद हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन सिचुएटेड नियर द भुवनेश्वर गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन आपको मैंने बताया था, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो मैंने पीछे भी दिखाया था, उसी में अलग अलग यहाँ पे ये जो इंस्क्रिप्शन, ये जो लिखी हुई है चीजें, तो इसी से पता लगता है कि ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है किसकी, छेदी डायनेस्टी के बारे में। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज इनग्रेव्ड बाय द किंग खारवेला हु वाज द थर्ड छेदी किंग। तो इसका जो खारवेला किंग है जो आपको बताता हूँ, बहुत ही एक सबसे, इस डायनेस्टी का सबसे बड़ा किंग यही रहा है। ठीक है, इसका कोई बड़ा किंग नहीं है। ये फॉलोअर किसका था, जैनिज्म का फॉलोअर था, और यही इसका थर्ड किंग रहा। और इसके बारे में बहुत हीरोइक है, इसने ये किया वो किया। तो इसके बारे में कहाँ मिलेगा आपको, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में। तो क्वेश्चन जैसे ही बनेगा आप इसके बारे में बना सकते हैं। अदर नेम्स ऑफ द डायनेस्टी आर छेता, तो अलग अलग इनके नाम है, बाकी इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस खत्म हमारी कहानी। उसके बाद ये कलिंगा आज के टाइम में उड़ीसा में आपको प्रेजेंट डे में मिल जाएगा हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, खारवेला के बारे में आपको आराम से मिल सकता है, बेस्ट नोन एज ये डायनेस्टी। तो आप इसके बारे में सारा कुछ पढ़ सकते हैं। बस यही है इस बारे में। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू।